जो हम लोग दैनिक जागरण का एडिशन देखेंगे वो स्पेशली 1 अगस्त का होगा और ये हम लोग दैनिक जागरण को कर रहे हैं और ये आपका दिल्ली एडिशन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे कुछ हम लोग बिज़नेस वाले रिलेटेड न्यूज़ को देख लेते हैं जो हमारे लिए यूपीआई से रिलेटेड है कि किस तरह से यूपीआई जो है वो भारत के अलावा अन्य देशों में भी किस तरह से अपनी इम्पोर्टेंस को जाहिर किया है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इम्पोर्टेंस आर्टिकल जो भी आए हैं। तो आर्टिकल से आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया में होगा आपका भारत की यूपीआई का दबदबा। तो डिटेल से इसके बारे में ही हम लोग देख लेते हैं। चलिए यह स्टार्ट करते हैं। भारत डॉलर पर अपनी निर्भरता को खत्म करने की तैयारी कर चुका है और G20 देशों के माध्यम से भारत जो है दुनिया के 80% अर्थव्यवस्था को कमोवेश जो है डिजिटल भुगतान के लिए राजी कर चुका है। रूस हो या फिर यूएई के लिए जो है स्थानीय करेंसी में व्यापार शुरू करने पर रजामंदी हो चुकी है। उसके अलावा जो है इंडोनेशिया के साथ भी स्थानीय करेंसी में आपका कारोबार को देखने को आपको आगे इन फ्यूचर मिलेगा। उसी तरह अफ्रीका के भी कई देश जो है रुपए में कारोबार के लिए अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। G20 देशों के बीच इस बात को लेकर के लगभग सहमति बन चुकी है कि 2027 तक अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए 1 घंटे का समय लगेगा। ऐसा तब संभव है जब उन देशों की अपनी डिजिटल करेंसी और यूपीआई जैसे डिजिटल आपकी प्रणाली हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये आर्टिकल आगे बताया जा रहा है कि भारत इन दोनों ही काम में अन्य देशों को नेतृत्व करने की तैयारी में है। अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में कई घंटे लगते हैं और भौगोलिक समय में अंतर होने के से क्या होता है कि कई बार जो है इसमें 1 दिन लग जाता है। आगे बताया जाता है कि आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रांजैक्शन के लिए सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन जो होता है जिसको स्विफ्ट बोलते हैं, SWIFT, ठीक है ना। याद रखिएगा क्या है, तो ये आपका सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है ना। आपका इस्तेमाल किया जाता है स्विफ्ट भुगतान के लिए जो है आपका वैश्विक प्रणाली में मैसेजिंग का काम करता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि आरबीआई भी जो है अपना जो है मैसेजिंग सिस्टम विकसित कर चुका है। उसके अलावा जो है क्या होगा असर, डॉलर पर निर्भरता कम होने से क्या होगा कि अमेरिका द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर विदेशी निवेशकों के आपके भारतीय बाजार से निकलने पर क्या होगा, निकलने पर जो होगा बाज़ार में गिरावट जैसी घटनाएं कम होंगी। ट्रांजैक्शन लागत में भी आपको कमी आएगी और दूसरे देशों के साथ कारोबार भी क्या होगा, बढ़ेगा। अभी कई देश जो है डॉलर के अभाव में चाकर करके भी जो है कारोबार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास जो होता है डॉलर ही नहीं होता, तो करेंगे कैसे, ठीक है। आगे यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आया हुआ है कि यहाँ पे मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड का दबदबा होगा खत्म। भारत यूपीआई डिजिटल प्रणाली में जो है आपका से भुगतान के लिए सिंगापुर, फ्रांस, जापान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया जो होता है आपके इंडोनेशिया के कई देशों आपका इंडोनेशिया के अलावा भी जो कई देश हैं के साथ समझौता कर चुका है। बहुत जल्द जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में यूपीआई से जो है भुगतान की सुविधा शुरू हो सकती है। विशेषज्ञों का मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि यूपीआई के चलन में आने वाले दुनिया में जो है मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड का क्या होगा, दबदबा नहीं रह पाएगा। घूमने जाने से लेकर के इन देशों में खरीदारी करने के लिए डॉलर की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, ठीक है ना। एक आपका इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ईवी ग्रीन हाइड्रोजन से खत्म होगी पेट्रोलियम पर निर्भरता। तो बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम पर निर्भरता को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के साथ जो है सोलर, इथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे ग्रीन एनर्जी आपका सरकार जो है प्रोत्साहित कर रही है। अगले कुछ सालों में अगर बात करें वाहन ईंधन में इथेनॉल के मिश्रण को 20% तक के करने का क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। ग्रीन हाइड्रोजन पे आपका जो है ग्रीन हाइड्रोजन पर ट्रेन से लेकर के ट्रक चलाने की तैयारी चल रही है। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो गर्मी पड़ी है जुलाई के टाइम में। तो ये आपको जो देखने वाली बातें हैं कि किस तरह से जो है वो ईवी व्हीकल जो होता है वो जलवायु परिवर्तन को रोक पाता है, ठीक है। दोपहिया वाहनों की कुल बिक्री में जो है अगले 3-4 सालों में इलेक्ट्रिक वाहन जो है वाहनों की हिस्सेदारी को 30% से ले जाने का लक्ष्य। पेट्रोलियम पर निर्भरता कम होने से आयात बिल में कमी आने के साथ साथ जो होते हैं भारत ईंधन के मामले में क्या होता है आत्मनिर्भर भी बनेगा। अभी आयात बिलों में 20% से अधिक जो हिस्सेदारी है पेट्रोलियम पदार्थों की होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इम्पोर्टेंट आर्टिकल को यहाँ पे देखा।
एक न्यूज़ निकल के आई है, आप अगर एडिटोरियल सेक्शन को देखेंगे तो एडिटोरियल को देख लीजिए, यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो इसमें बोला जा रहा है क्या कि आपका जो है ये आपका राहुल लाल जी के द्वारा आर्थिक मामले के ये जानकार हैं। तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर जो है भारत के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से जो भारत जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा और क्या क्या जो है चुनौतियाँ हैं भारत के समक्ष, तो उनको भी निपटने की चीज़ें आपको जाननी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देन आफ्टर डीपली एनालाइज करेंगे कि हमारा भारत जो है वो कैसे बन सकता है और क्या क्या जो इश्यूज़ है हमारे भारत के लिए, जो थर्ड आपका जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में रुकावट जो भी है, तो ऑल डायमेंशन को यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए भी स्टार्ट नाउ। आप देख भी रहे होंगे कि राहुल लाल जी के द्वारा ये आपका आर्टिकल लिखा हुआ है और इम्पॉर्टेंट जो है आर्थिक मामले के ये आपके जानकार भी हैं। तो चलिए इनसे रिलेटेड जितने भी आपका तीसरी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें देखते हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि गत दिनों जो है जो हमारे पीएम ने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में जो भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। बिल्कुल ऐसा बोला गया है पीएम जी के द्वारा। पिछले वर्ष से जो कई संस्थाएं जैसे कि आईएमएफ हो गई, उसके अलावा जो आपका आईएमएफ के अलावा भी आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आदि भी अनुमान लगा चुका है, कर रही है कि भारत की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद की रफ्तार यही रही तो 2027 तक जो है देश जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ करके क्या हो जाएगा, विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। ठीक है ना, उसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत जो है वर्तमान में आपका अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद जो है पाँचवें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर बात करें लक्ष्य कठिन पर असंभव नहीं। ठीक है, लक्ष्य को पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पा ही नहीं सकते हैं। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का आकार उसके जीडीपी से मापा जाता है, जो उसकी भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाओं का क्या करता है, बाजार मूल्य होता है। आईएमएफ के अनुसार अगर बात करें तो वर्तमान में अमेरिका जो है वो आपका अमेरिकी अर्थव्यवस्था का आकार जो है 26 ट्रिलियन डॉलर है और 2027 में बढ़कर के 31 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा अमेरिका की अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो। ये आईएमएफ का प्रेडिक्शन भी है। तब वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी 24% हो सकती है। ठीक है, यानी आपका 24% अमेरिका की हिस्सेदारी रहेगी और चीन का जो है वो आपका बताया जा रहा है क्या कि अर्थव्यवस्था का आकार अभी 19 ट्रिलियन डॉलर है और 27 तक कितने हो जाएगा, 25.7 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। आपका वैश्विक जीडीपी में इसका योगदान की बात करें तो 20% आपका चाइना का है। तीसरे नंबर पे जो है जापान है, इसकी अर्थव्यवस्था का आकार क्या है तो आपका कितना है, तो 4.5 आपका ट्रिलियन डॉलर है, जो आपका वर्ष 2027 तक बढ़ करके 5.07 ट्रिलियन हो सकता है। चौथे नंबर पे कौन है, तो जर्मनी है और जर्मनी का आकार जो है आपका 4.3 ट्रिलियन है और 2027 तक कितना हो जाएगा, तो आपका बढ़ करके 4.9 ट्रिलियन होने का आपका अनुमान है। वहीं बताया जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था का आकार इस वक्त जो है 3.7 ट्रिलियन डॉलर है और आपका 2027 तक जो है आपका क्या हो जाएगा, तो आपका जो है भारत का जो हो जाएगा 2000 अभी कितनी है भारत की, तो 3.7 ट्रिलियन, 2027 तक 5.2 ट्रिलियन हो सकता है। इस हिसाब से भारत जो है वो वर्ष 2027 में जो है जीडीपी के आकार के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि वैश्विक आपका जीडीपी में भारत का योगदान जो है 4% है। ठीक है, रहेगा, मतलब अगर बन जाता है तो। ऐसे बोला जा रहा है कि वैसे आपका जो वर्ल्ड बैंक की माने तो क्रय शक्ति क्षमता वाला अर्थात पीपीपी के मामले में भारत जो है 2011 के दुनिया में क्या था, तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक है, बन गया था 2011 में और पीपीपी के अनुसार जो है 2005 में जो है भारत जो है 2000 आपका 10वीं अर्थव्यवस्था था। ठीक है, 2005 में कितना, तो आपका 10वीं और 2011 के अनुसार अगर देखें तो पीपीपी के मामले में आपका 2011 में ही आपका तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका था। पीपीपी जो है आपका जो माप का उपयोग कीमतों में अंतर को समायोजित करके लोगों की आय की
आय की तुलना करने के लिए किया जाता है। आगे बताया जा रहा है क्या कि भारतीय जीडीपी के बढ़ने की गति अगर बात करें तो देखिए बताया जा रहा है भारतीय आखिर कैसे जापान और जर्मनी को अगले कुछ वर्षों में पीछे छोड़ सकते हैं। इसे समझने के लिए जीडीपी वृद्धि दर के अब तक के आंकड़े को समझने की ज़रूरत है। यानी कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको जीडीपी के आंकड़ा को बताने की कोशिश किया है इस आर्टिकल में। इसे समझने के लिए तो हमने ये देख लिया आईएमएफ के अनुसार जो है वो आपका साल 2004 से 2014 के बीच जो है भारत की जीडीपी में 183% की बढ़ोतरी हुई है इन 10 सालों में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि वहीं जो है आपका 2014 से 2023 की अगर बात करें इन 9 सालों में तो जीडीपी आपका 83% बढ़ी है। इस दौरान जो है चीन की अर्थव्यवस्था 84% की वृद्धि हुई है और अमेरिका की जो है 54% की आपका वृद्धि हुई है। आगे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि अगर हम बात करें अमेरिका, चीन और भारत को छोड़ दिया जाए तो दुनिया के शीर्ष 10 अर्थव्यवस्था वाले देशों में 7 देशों की अर्थव्यवस्था इस अवधि में स्थिर रही है या फिर उसमें गिरावट आई है। आगे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि भारत में जो है भारत ने जीडीपी के मामले में जिन आपका 5 देशों को अब तक पीछे छोड़ा है उनमें से आपका ब्रिटेन की कुल जीडीपी में पिछले 9 वर्षों में सिर्फ 3% की वृद्धि हुई है। आगे बताया जा रहा है जो आपका फ्रांस की जीडीपी में 2%, रूस की जीडीपी में 1% की वृद्धि और रूस की आपके कम वृद्धि दर के लिए जो है काफ़ी हद तक उसका यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझना भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि रूस की जो है वृद्धि कम रही है। दूसरी ओर इटली की जीडीपी बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, जबकि ब्राज़ील की जीडीपी जो है वो आपका 15% की गिरावट आई है, मतलब उसकी गिरी है ब्राज़ील की। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आपका तेज उछाल दिखता है वह इन देशों की तुलना में नहीं दिखता है। ठीक है, आखिर इन तमाम विकसित देशों की आपकी अर्थव्यवस्था में बढ़त नहीं होने की वजह क्या रही है, ये भी बात सोचने की बात है। इसकी एक वजह जो है आपका 2008 से 9 का वैश्विक संकट है और वह आर्थिक संकट पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को क्या किया है कि आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाला रहा है, लेकिन भारत इस संकट का अपेक्षाकृत रूप से कम असर हुआ है। अगर यहाँ पे बात करें जर्मनी और आपका जापान को जो है भारत कैसे पीछे छोड़ेगा, तो चलिए यहाँ देखते हैं 2 देशों को कैसे छोड़ेगा। आपने देखा कि साल 2014 से 2023 के बीच जो है भारत की विकास की रफ्तार आपकी धीमी रही है, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि भारत जर्मनी और जापान को वर्ष 2027 में कैसे पीछे छोड़ेगा। भारत की विकास की रफ्तार दूसरा पहलू यह है कि रैंक 10 से रैंक 5 तक आना अपेक्षाकृत आसान था। ठीक है, जबकि यहाँ पे बताया जा रहा है क्योंकि 5वें से आपका 10वें रैंक वाले देशों की जीडीपी $1 ट्रिलियन के अंदर सिमट रही थी। ठीक है, अगर भारतीय जीडीपी की मौजूदा औसत आपका जो 6 से 7% की दर से आगे बताया जा रहा है कि अगर आपके भारतीय जीडीपी मौजूदा औसत 6 से 7% की दर से आगे बढ़ती रहती है तो भी वह वर्ष 2027 तक जर्मनी और जापान के पीछे छोड़कर के दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आगे बताया जा रहा है क्योंकि इन देशों के लिए जो है 6 से 7% बढ़ोतरी लगभग असंभव है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जर्मनी और जापान की विकास दर 2.5 और 1.5% ही है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि आपका 2027 में जो है भारत की जीडीपी 2023 की तुलना में लगभग 38% तेज होगी जीडीपी की बात करें, जबकि आपका जापान और जर्मनी की जीडीपी उनके 2023 के स्तर से क्या होगा आपका सिर्फ 15% ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो यही कारण है यह अपेक्षा तेज वृद्धि भारत को इन देशों से आगे निकलने और 2027 तक जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में मदद करेगी। आगे बताया जा रहा है कि तीसरी अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ने की यात्रा में क्या कठिन है, तो यहाँ पे समस्याएं क्या है, तो बोला जा रहा है कि साल 2027 में भी आपका जो है तीसरी अर्थव्यवस्था और पहले 2 अर्थव्यवस्थाओं के बीच का अंतर काफ़ी होगा। उस समय जो है अमेरिकी अर्थव्यवस्था 31 ट्रिलियन डॉलर तो चीन की अर्थव्यवस्था 25 ट्रिलियन डॉलर की होगी। आगे बताया जा रहा है कि अगर बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था केवल 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी।
इस वर्ष जो है इस तरह 2027 में भारत की जीडीपी चीन की जीडीपी का 5वां हिस्सा और आपका अमेरिका की जीडीपी का कितना होगा, 6ठा हिस्सा होगी। पिछले कुछ वर्षों में जो है भारतीय जीडीपी का विकास अपेक्षा के अनुसार कम रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो आपका कोविड महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध भी रहा है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के छिन्न भिन्न होने से ऊर्जा संकट होने, विकसित देशों में महंगाई बढ़ने और आपका क्या है विश्व अर्थव्यवस्था में सुस्ती आने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेज़ी से क्या होना चाहिए, तेज़ी से बढ़नी चाहिए। ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं बढ़ी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की कोशिश अर्थव्यवस्था की विकास दर को 8 से 9% तक ले जाना है। भारत की आत्मनिर्भर विनिर्माण, शोध एवं विकास, नवाचार, तकनीक का हब बनाने से यह संभव हो सकता है। अच्छी बात है कि मोदी सरकार इस दिशा में क्या कर रही है, तो प्रयासरत भी है। ठीक है, तो मतलब गवर्नमेंट का भी ये अच्छा योगदान है। चलिए यहाँ पे एक और आर्टिकल है, उसको भी देख लेते हैं, शॉर्ट ही में बट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की चुनौती के बारे में यहाँ देख लेते हैं, क्या आपको जानना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आम लोगों पर जो है देश की अर्थव्यवस्था के प्रभाव को प्रति व्यक्ति आय से मापा जाता है। किसी देश की कुल आबादी से जो है जीडीपी को भाग देने पर जो रकम मिलती है वह उस देश की प्रति व्यक्ति आय होती है। भारत जीडीपी के मामले में आज जो है दुनिया में 5वें नंबर पे है। उसके अलावा बोला जा रहा है लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम दुनिया में 128वें स्थान पे हैं। ठीक है, जैसे जीडीपी के आकार में वृद्धि होगी इसमें इजाफा होगा। अभी भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है $2450 है और जबकि आपका चीन की प्रति व्यक्ति आय जो है सोचिए कितना, मतलब 6 गुना ज़्यादा है। ठीक है, $12,720 है। ठीक है, और हमारी कितने $2450, हम कितने नीचे हैं। प्रति व्यक्ति आय के मामले में जो बांग्लादेश भी भारत से आगे है। वर्तमान में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय जो है $2793 है। इसका मुख्य कारण बांग्लादेश ने जीडीपी विकास में ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता दी जो आपका अत्यंत सघन श्रम प्रधान वाले, इससे लोगों का रोजगार मिल रहा है। और भारत अभी भी ब्रिटेन को पीछे छोड़कर के 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, परंतु ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय जो है $48,850, यानी वहाँ पे ब्रिटेन की भी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है भारत से। ज्ञातव्य के निम्न मध्यम आय वाले देशों में जो है प्रति व्यक्ति आय 2542 डॉलर है और आपका, जबकि भारत में अभी भी इससे पीछे है। आने वाले वर्षों में बोला जा रहा है कि भारत इस श्रेणी में शामिल होगा। भारत ने पिछले 9 वर्षों में जो है ब्राज़ील, कनाडा, उसके अलावा फ्रांस, इटली, ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है। यहाँ पे बताया जा रहा है लेकिन इनमें जो है आपका इनमें से हर देश की प्रति व्यक्ति आय भारत के मुकाबले में कई ज़्यादा है। आगे हो सकता है फ्यूचर में हमारा भी बढ़े, हम लोगों की भी बढ़े। इस तरह से 10वें पायदान पे जो है मौजूद ब्राज़ील की प्रति व्यक्ति आय जो है वो आपका 9.67 आपका $1000 है। धन के असमान वितरण की समस्या की अगर बात करें तो भारत में जीडीपी वृद्धि दर का आम लोगों को जो है ज़्यादा लाभ नहीं मिलने के कारण धन का असमान वितरण है। भारत में धन का वितरण इतना असमान है, इसके बारे में ऑक्सफैम की रिपोर्ट पे प्रकाश डालते हैं। क्या कारण है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है इसके अनुसार भारत के 1% के पास कितनी संपत्ति है, 40% संपत्ति है, यानी 1% आदमी और 40% उनके पास संपत्ति ही है। देश में 21 अरबपतियों के पास जो है 70 करोड़ लोगों से ज़्यादा आपकी क्या है, संपत्ति है। ठीक है, 21% अरबपतियों के पास, सोचिए। उसके अलावा अगर वहीं 64% जीएसटी, 50% गरीब दे रहा है, यानी आपका 50% गरीब लोग जो है 64% क्या करें, जीएसटी दे रहे हैं, जबकि आपके अमीर लोग केवल 10% जीएसटी दे रहे हैं। इस दृष्टि से क्या हो रहा है कि भारत में धन के पूर्ण वितरण को न्याय संगत बनाने की ज़रूरत है। यानी क्या रीज़न है प्रति व्यक्ति आय कम होने के, इसके पीछे यहाँ पे राइटर का व्यू है। साथ ही आपका जो है अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को भी गरीबों के प्रति संवेदनशील बनाने की जरूरी है। इसके लिए जो है अतिरिक्त भारत को प्रति व्यक्ति आय में क्षेत्रीय संतुलन को दूर करने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय $1000 से कम है और आपका इसी दृष्टि से आपका जो है उत्तर प्रदेश
तंजानिया और नेपाल से भी पीछे है। वहीं जो है दूसरी ओर तमिलनाडु की प्रति व्यक्ति आय $3000 है। आगे बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में ऋण जमा पूंजी जो अनुपात 1:19 है, जबकि आपका उत्तर प्रदेश में अनुपात 0.48 है। इन सभी असमानताओं से जो है देश मुक्ति के लिए सरकार को स्वास्थ्य और आपका शिक्षा पर कुल जीडीपी का 6% खर्च करना होगा, तभी आपका बढ़ेगा आपका एजुकेशन और हेल्थ पे अगर भारत सरकार खर्च करेगी तो। अभी जो है स्वास्थ्य पर कुल जीडीपी का महज 1% खर्च हो रहा है, जबकि आपका शिक्षा पर 3% खर्च हो रहा है। ठीक है, तो आपका स्वास्थ्य पे 1.5 और शिक्षा पे 3, जो आपको 6% खर्च करना है। ठीक है, भारत में यह क्षमता है कि वह अपने नागरिकों को एक अधिकार युक्त जीवन देने के साथ ही समाज में व्याप्त असमानता को दूर कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपने देख भी लिया है आर्टिकल को पूरा डिटेल से। तो चलिए अभी हम लोग दूसरे पॉइंट को देखते हैं कि क्या हमको जानना चाहिए। ठीक है, एक नेक्स्ट आर्टिकल है चीन की साख पर एक और धब्बा। तो चलिए हम लोग हर्ष वी पंत जी के द्वारा लिखा हुआ है कि इससे रिलेटेड हम लोग आर्टिकल को देख लेते हैं कि हम लोगों को क्या जानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि किसी देश का विदेश मंत्री एकाएक गायब हो जाए तो यह निश्चित ही एक बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि चीन में यह बड़ी सामान्य सी बात है। विदेश मंत्री रहे चीन कांग के साथ बीते दिनों कुछ ऐसा हुआ। चीनी सत्ता के गलियारे में कांग जितनी तेज़ी से उभर कर सामने आए थे उतनी ही तेज़ी से वह गायब हो गए। इसके पीछे क्या रीज़न है तो देख लेते हैं। उनके स्थान पर पूर्व विदेश मंत्री वांग यी को आनन फाना में विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, तो अभी याद रखिएगा विदेश मंत्री वांग यी है चाइना के। चीन में इससे पहले भी जो है वो मशहूर हस्तियों के अचानक गायब होने की घटनाएं बहुत आम रही है। ठीक है, लेकिन कांग का मामला जो है बहुत ख़ास है। वह न केवल आपका गायब हो गए हैं बल्कि सार्वजनिक जीवन से जुड़ा उनका ब्यौरा भी मिटाया जा रहा है। यानी चीन की निरंकुश सत्ता उनके अस्तित्व को ही झुठलाने में प्रयास में लगी हुई है। चीन भी अजीब है, लेकिन कम्युनिस्ट शासन में आलोचकों की दुर्गति कोई नई बात नहीं है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर जो सक्रिय व्यक्ति के साथ हुई यह घटना जो है बड़ी संदिग्ध स्थिति की ओर संकेत करती है। कांग जो है वैश्विक स्तर पर चीन का प्रमुख चेहरा बने हुए थे। ठीक है, वह जो अमेरिका में चीन के राजदूत भी रहे और जिस दौर में अमेरिका और चीन के संबंधों में गिरावट आनी शुरू हुई थी, इस दौरान इन रिश्तों को संभालने में कांग ने क्या की थी कि बड़ी सक्रिय आपकी भूमिका निभाई थी कि दोनों देशों का जो है संबंध सुधर जाए। विदेश मंत्री के रूप में भी उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने आपके अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन के साथ क्या किया था कि मुलाकात की थी। ऐसे में मात्र 7 महीने में विदेश मंत्री के पद से कांग की विदाई कई सवाल खड़े करती है। इससे चीन फिंग शासन की लेकर के अस्थिरता की धारणा और मजबूत होती है, क्योंकि कांग राष्ट्रपति के बहुत करीबी माने जाते थे और वह जो है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रहे, तो चीन फिंग के विदेश दौरे का जो है वो आपका प्रबंधन भी किया करते थे। कांग को हटाने के पीछे पर जो है वो मतलब के नाम पर चीन ने एक तरह से किसी कानूनी आवरण की आड़ में लीपापोती करने का ही काम किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्हें हटाने की स्पष्ट वजह नहीं बताई गई। ऐसे में इसे लेकर के तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है। एक कारण तो उनकी बढ़ती लोकप्रियता बताई जा रही है, जिससे राष्ट्रपति शी चिनफिंग असहज हो रहे थे, और यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका में राजदूत रहने के दौरान से ही आपके वाशिंगटन के साथ उनकी कड़ियाँ काफ़ी मजबूती से जुड़ रही थी, और इस कारण भी चीनी सत्ता प्रतिष्ठान में उन्हें संदेह की दृष्टि से क्या किया जाता देखा जा रहा था। कांग की एक महिला पत्रकार के साथ उनका कथित अफेयर भी उन्हें जो है हटाने की एक क्या है तो आपकी वजह गिनाई जा रही है। हांगकांग की महिला पत्रकार के साथ उनका रिलेशन था। इससे बताया जा रहा है इससे चाहे जो भी सच हो या ना हो, लेकिन यह बात तो तय है कि इससे क्या हो रहा है कि वैश्विक स्तर पर चीन की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कोविड के बाद जो है चीन जिस तेज़ी से वैश्विक स्तर की कूटनीतिक सक्रियता दिखा रहा था, कांग की विदाई ने जो है
उस पर क्या किया है कि असर पड़ना तय है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि चीन को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पहले से ही तमाम संदेह रहे। इस नए घटनाक्रम से उन्हें और बल मिलेगा और जो कांग किस देश के साथ किस स्तर पर सक्रिय थे, इस सक्रियता को नए सिरे से शुरू करना होगा। स्वाभाविक है कि तमाम सहभागियों में इसे लेकर असहजता होगी। एक ऐसे दौर में जब आपको बताया जा रहा है चीन तमाम आंतरिक और आपकी बाहरी चुनौतियों से जूझ रहा है, तब कांग को हटाए जाने का कदम उसकी मुश्किलों को और बढ़ाने का क्या करेगा, काम करेगा। चीन की अर्थव्यवस्था इस समय सुस्ती का क्या हो रहा है कि शिकार है। अमेरिका और पश्चिम यूरोपीय बाजारों में उस समय मांग में कमी का सिलसिला जारी है। इस समय मतलब मांग में कमी का सिलसिला भी जारी है। यही बाजार जो है चीन का निर्यात केंद्रित अर्थव्यवस्था के प्रमुख खरीदार हैं। और आगे भी बताया जा रहा है कि आंतरिक स्तर पर भी जो है चीन में विरोध के स्वर मुखर हो रहा है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि जिनके अभिव्यक्ति जो है कोविड महामारी के दौर में ही शुरू हो गई थी। हालांकि चीन से बहुत ज़्यादा खबरें बाहर नहीं जा पाती, लेकिन छिपते छिपाते जो भी आपकी खबरें आ पाती हैं, इससे क्या होता है कि आंतरिक खटपट के संकेत जो है जरूर मिलते हैं। इन परिस्थितियों में जो है वैश्विक महाशक्ति बनने की चीन की आपकी जो आकांक्षा है को झटका लग सकता है। लेकिन विदेश मंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार कई तरह से क्या हो रहा है कि प्रभाव डालेगा। उसके अलावा अगर देखें तो अमेरिका के साथ बढ़ रहे आपका तल्खी के कारण पिछले कुछ समय से चीन ने जो है यूरोपीय देशों को लुभाने के प्रयास किए हैं, लेकिन ऐसे तमाम कोशिशों के बावजूद वह यूरोप के देशों को अमेरिकी खेमे से दूर करने में नाकाम रहा है। उल्टे इस दौरान जो है अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के ऑकस जैसे एक त्रिपक्षीय गठजोड़ की आपका आकार दिया है। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भी जो है चीन की पहुंच से जो है से दूर हैं। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे तो इधर जो है वो इधर अमेरिका और चीन के बीच आपका अमेरिका और भारत के बीच बढ़ती गर्मजोशी चीन की को क्या करे चिंतित किए हुए अपनी सुस्त पड़ रही अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए वह भारत को साधना तो चाहता है, लेकिन अपनी आदतों से क्या हो रहा है, बाज भी नहीं आ रहा है। एक और चीन बाली में हुए G20 सम्मेलन के दौरान जो है पीएम मोदी और आपके जो राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग की वार्ता का हवाला देकर द्विपक्षीय संबंधों को लेकर के अपनी राख अलाप रहा है और दूसरी ओर जो भारतीय खिलाड़ियों के नत्थीबाजी जारी है। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका बताया जा रहा है कि बदनीयती भी जाहिर कर रहा है। इससे चीन का वह पुराना दोहरा रवैया जाहिर होता है। अच्छी बात है कि सरकार चीन के इस खेल में फंसने से बच रही है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में दोहराया कि भारत चीन संबंध अच्छी स्थिति में नहीं है आगे, और इसका एक बड़ा कारण सीमा पर चीन की खुराफात है। और भारत 2020 से ही स्पष्ट किया हुआ है कि भारत जब तक चीन सीमा पर अपना रवैया नहीं सुधारता तब तक उसके साथ किसी भी प्रकार की रचनात्मक वार्ता संभव नहीं है। नतीजा जो का मुद्दा एक बार फिर से यह रेखांकित करता है कि भारत के साथ जो है संबंधों को लेकर के चीन निश्चित नहीं है कि उसे किस राह पर आगे बढ़ना है। एक ओर तो वह भारत की अमेरिका के भय दिखा करके उसके साथ सहभागिता बढ़ाने की बात करता है, तो दूसरी ओर जो है कभी अरुणाचल का मुद्दा छेड़ करके या फिर मनमाने तरीके से जो है भारतीय इलाके के नाम पे बल देता है। ठीक है, आपके कहते भारतीय इलाकों के नाम बदल देता है, तो कभी नत्थी वीजा का अनावश्यक क्या होता है पैतरा चलता है। लेकिन ये लेखक जो है इस तरह से आपके बहुत सारे डिस्प्यूट है भारत और चाइना के। अगले देखिए, अगर जो है भारत ये लेखक जो है लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में विदेश नीति प्रभाग के उपाध्यक्ष है। ठीक है, तो इनके द्वारा ये पॉइंट हमने देखा आज के लिए। देखिए, एक आर्टिकल है प्रोफेसर मान सिंह के द्वारा भूमि को उपजाऊ बनाने की चुनौतियों से रिलेटेड हम देख लेते हैं, और ये इम्पोर्टेंट होगा हमारा मेंस आंसर राइटिंग में। इन दिनों जो बाढ़ और बारिश से देश का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न है, इसमें एक अंश खेती योग्य जमीन का भी है। अभी तो पानी की अधिकता है, लेकिन
जब फसलों की सिंचाई का वक्त आता है तो पानी की कमी देखी जाती और किसान जो है वो नहरों में पानी आने का इंतज़ार करते हैं या फिर भूजल का क्या करते हैं, दोहन करते हैं। आगे बताया जा रहा है कि भारत में जो है बड़े पैमाने पर नहरों से सिंचाई पिछले 7-8 दशकों से हो रही है। नहर नालियों से होकर के क्या पानी जब खेतों में पहुंचता है तो अपने साथ कई प्रकार के लवण और विशेष तरह से सोडियम क्लोराइड यानी आपका नमक भी कृषि भूमि पर छोड़ता है, पर लाज छोड़ता है। भूजल में भी सोडियम क्लोराइड होता है और कहीं कहीं तो कुछ ज़्यादा ही जो भूमि की उपजाऊ शक्ति को क्या कर देता है, घटा देता है। नहरों के पानी या फिर भूजल से आने वाले लवण मिट्टी की ऊपरी सतह में ही रह जाती है। इनकी मात्रा बढ़ती जाती है और क्या होता है, क्योंकि आपकी बढ़ती जाती है क्योंकि इसे निकालने की कोई आपकी व्यवस्था नहीं है। जिन खेतों पर दशकों से सिंचाई हो रही है वहाँ लवणता की समस्या विकराल रूप आपका लेती जा रही है और भूमि की उत्पादन क्षमता घटने के साथ वह उसर क्या हो रही है, आपका बन जाती है। इस तरह से जो है वो उदाहरण विभिन्न जो है इस तरह के उदाहरण जो है वह विभिन्न राज्यों की आपका कृषि भूमि पे प्राय देखे जाते हैं। चूँकि तटीय क्षेत्र पर समुद्री तूफान, चक्रवात आदि आने का प्रकोप प्राय होता रहता है, इसलिए वहाँ समुद्र पानी जो अत्यंत खारा होता है आपका भूमि की मृदा को क्षमता को 1 से 2 दिन में समाप्त कर देता है। ठीक है, इसके लिए बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि एकमात्र निर्धारक उप सतही जल निकासी प्रणाली यानी आपका सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, अगर आप बचना चाहते हैं तो आप आपका सरफेस ड्रेनेज सिस्टम को अपना लीजिए। यह एक तरह की तकनीक है जिसमें कई तरह की नालियाँ होती हैं। इन नालियों के माध्यम से क्या होता है, भूमि से लवण को बाहर किया जाता है और 4 दशक पहले इस तकनीक के नेटवर्क को जो है सिर्फ मजदूरों की मदद से स्थापित किया जाता था। आज जो है उन्हें पूर्णतः मशीन की मदद से तेज गति से स्थापित किया जाने लगा है। इस नवीनीय आपका भूजल का प्रयोग जो है झींगा संवर्धन के प्रयोग में जो है लाया जाता है। आगे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि कृषि विज्ञानी और इंजीनियरों द्वारा विकसित उपसतही जल निकासी तकनीक आपका जो है लवणता से ग्रस्त भूमि तथा आपका खारी मिट्टी वाली अनुपजाऊ भूमि को 2-3 वर्ष में जो है उपजाऊ बना देती है। बीते दशकों में जो नीदरलैंड की मदद से हरियाणा और कर्नाटक की मदद से राजस्थान इस आपका क्या करे तकनीक का उपयोग कर दोनों राज्यों में जो है 20 से 40 हेक्टेयर लवणता ग्रस्त एवं आपका जल भराव से प्रभावित भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है। ठीक है, कृषि वैज्ञानिक शोध में यह ज्ञात किया है कि जिन लवणता ग्रस्त खेतों पर उत्पादकता 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती तो वहाँ जो उपसतही जल निकासी तकनीक से जो है कृषि उत्पादकता 2000 से लेकर के 2500 किलो प्रति हेक्टेयर हो गई है, यानी बढ़ गई है उत्पादकता। विभिन्न जो अध्ययन बताते हैं कि भारत में लवणता और जल भराव से प्रभावित क्षेत्र करीब जो है 80 से 90 आपका लाख हेक्टेयर है और आने वाले जो समय में यदि सही कदम नहीं उठाए गए तो यह क्या होगा, क्षेत्र पर और अधिक बढ़ सकती है। और क्या होगा कि ये जो आपका अगर सही कदम नहीं उठाएगा तो ये क्षेत्र पर और अधिक बढ़ भी सकती है यदि कृषि योग्य भूमि सुधार हेतु इस तकनीक का उपयोग समय से न किया जा सका तो आपका समस्या विकराल रूप ले सकती है। इससे क्या होता है कि आपका खाद्यान्न उत्पादन घट सकता है। भारत विश्व के 2.4% भौगोलिक भूभाग और आपका 4% जल आपका जो है संसाधन की मदद से उतनी अन्य संबंधी आवश्यकता पूरी कर सकता है। ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भारत जो है आपका अब चीन से आगे निकलकर प्रथम स्थान पर आ गया जनसंख्या के मामले में। बढ़ती जनसंख्या और घटती उपजाऊ भूमि कृषक समुदाय की वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ियों को भी चिंतित किए हुए है। कृषि व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों में असुरक्षा की भावना न रहे, इसके लिए जो है सब सरफेस आपका ड्रेनेज सिस्टम अपनाना आवश्यक है। इस मामले में वर्तमान सरकार द्वारा सृजित सहकारिता मंत्रालय की भूमिका बहुत ही प्रासंगिक और उपयुक्त होगी। उसके अलावा उपयुक्त होगी। मृदा लवणता से प्रभावित राज्य जैसे आपका गुजरात, महाराष्ट्र, आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आपका जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा,
राजस्थान और पंजाब आदि में उपसतही जल निकासी तकनीक के प्रयोग से जो है लाखों हेक्टेयर अनुपजाऊ भूमि की मिट्टी को जो है मिट्टी के स्वास्थ्य को सतत उपजाऊ बनाए रखा जा सकता है। आगे बताया जा रहा है क्या कि वर्तमान सरकार जो है वो कृषक समुदाय को आत्मनिर्भर करने के लिए प्रयत्नशील है। इसमें सफलता के लिए कृषि योग्य भूमि को उपजाऊ बनाए रखना आवश्यक है। भूमि की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए सिंचाई एवं जल निकासी तंत्र की अवसंरचना को 2015 से जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने बहुत सशक्त किया है, पर भूमि से लवण निकालने का अभ्यास बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। स्पष्ट है कि भूमि सुधार को प्राथमिकता देना जो है नितांत आवश्यक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की सफलता को पूर्णतः तब प्राप्त होगी जब यह भी पता किया जाए कि किन किन क्षेत्रों में मिट्टी की लवणता की समस्या गंभीर है। यहाँ कृषि उत्पादकता नगण्य हो गई है और वहाँ जो है आपका जहाँ कृषि उत्पादकता नगण्य हो गई है वहाँ कृषि भूमि की उपजाऊ बनाए रखने की एकमात्र उपाय उपसतही जल निकासी तकनीक रह जाती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि यह तकनीक जो है इसका इस्तेमाल नीदरलैंड, अमेरिका, कनाडा और आपका पश्चिमी यूरोपीय देशों में किया जा रहा है। उसके अलावा सरकारी व्यवस्था के तहत जो है केंद्र एवं आपका राज्य सरकार के प्रयासों से भूमि को उपजाऊ बनाने का क्या है काम आरंभ करना बहुत ही सुगम होगा। कृषि भूमि को उपजाऊ बनाने की इस परियोजना में जो औसतन 1.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की लागत आ सकती है। ठीक है, यह हमेशा क्या है लाभकारी सौदा ही होगा, लेकिन भूमि अधिग्रहण में 1 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा जो है लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए देना पड़ता है। भूमि सुधार के इस कार्यक्रम के लिए जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। आगे बताया जा रहा है कि इससे उपजाऊ भूमि कृषि की उपलब्धता की अवधि बढ़ जाएगी और भूमि अधिग्रहण कानून बनाने में भी आसानी हो जाएगी। आगे बताया जा रहा है कि लेखक जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में जल प्रौद्योगिकी केंद्र के क्या परियोजना निदेशक रहे हैं। ठीक है, तो इनको काफ़ी जानकारी है इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, किसी तरह से आपका भूमि को उपजाऊ बनाया जा सके। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पे अंतरिक्ष और साइबर युद्ध क्षमताएं बढ़ाने पे मंथन की बात की जा रही है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 थिएटर कमानों के गठन की दिशा में आगे बढ़ने के साथ जो है वो सैन्य मामले का विभाग DMA साइबर एवं अंतरिक्ष युद्ध क्षमताओं का और विस्तार और अपग्रेडेशन करने पर मंथन कर रहा है। ठीक है, 3 थिएटर कमान यानी जो है आपका उसके द्वारा। ठीक है, आगे बताया जाए साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्रों में खतरे से निपटने और इन क्षेत्रों में भारत की आक्रामक क्षमता निर्माण के लिए जो है PM ने 5 वर्ष पहले डिफेंस साइबर एजेंसी और डिफेंस स्पेस एजेंसी के गठन को मंजूरी प्रदान की थी। ठीक है, इन एजेंसियों के माध्यम से जो है सेना के मेजर जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं आपका जो मतलब एजेंसियों का नेतृत्व जो करते हैं वो तो क्या होते हैं जनरल रैंक के अधिकारी करते हैं। एक सरकारी सूत्र ने बताया कि युद्ध में साइबर क्षेत्र के बढ़ते इस्तेमाल के कारण जो है DMA यानी आपका साइबर एजेंसी का और विस्तार करने और आपका चुनौतियों से निपटने के लिए और आपके निपटने के लिए आपका मजबूती हासिल करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। ठीक है, यूक्रेन युद्ध में साइबर क्षेत्र का काफ़ी इस्तेमाल देखा गया है और हमारा अपना अनुभव भी ऐसा ही है कि उन्होंने कहा कि इसी तरह जो है हाल के क्षेत्रों में जो दुश्मन देशों ने अंतरिक्ष में कई लॉन्च और अन्य तैनातियाँ की है। और आगे बताया जा रहा है हमें भी अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारी क्षमताओं को हमारी क्षमताओं को मजबूत करने की ज़रूरत है। भारत सरकार का ऐसा इनिशिएटिव भी है ताकि थिएटर कमानों को आपका खतरों का आकलन कर और उनसे निपटने में मदद मिल सके। आगे बताया जा रहा है क्या कि डिफेंस साइबर आपका एवं स्पेस एजेंसी के साथ साथ गठित असैन्य एजेंसियां ने भी पिछले कुछ वर्षों में अपनी क्षमताओं में क्या किया काफ़ी प्रगति की, लेकिन इन क्षेत्रों में जो है बढ़ती वैश्विक गतिविधियों और आपका तीव्र शस्त्रीकरण के कारण जो है दोनों एजेंसियां की क्षमता बढ़ाने और अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, सेनाएं इन एजेंसियों में जो है अस्थायी एवं आपका दीर्घकालिक साइबर एवं आपका
अंतरिक्ष विशेषज्ञों को रखने का क्या करे विचार कर रही है, ताकि लंबे समय तक उन्हें इनकी विशेषज्ञता का लाभ मिल सके। इन एजेंसियों के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि की ज़रूरत से मद्देनजर जो है आपका मतलब क्या बोला जा रहा है, इन एजेंसियों के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि की ज़रूरत के मद्देनजर बताया जा रहा है इन्हें लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारियों के तहत भी लाया जा सकता है। आगे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के तहत काम करने वाले DMA को जो सरकार ने थिएटर कमानों के गठन का काम सौंपा है। इसके लिए विचार विमर्श जारी है और इसके जो है ढांचे को जो जल्द ही अंतिम आपका रूप दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज जो है हम अंतरिक्ष और साइबर युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने पे आपका हम लोग आर्टिकल को देखा। ठीक है, तो आज यहीं पे रहने देते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो खुद का ख्याल रखिए और अच्छे से रहें। टेक केयर।